कहाँ वो सेलेक्ट होने वाले लोग और कहाँ हम एक सामान्य से कस्बे में रहने वाले लोग। सर मेरे पापा का सपना था कि तहसील प्रशासन में ही बड़ी अधिकारी मैं बन के जाऊँ। मैं बताऊँ, मेरे पास ज्योग्राफी की कोई बुक नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ यूपी से 2022 में सिलेक्टेड प्रतीक्षा मैम है। मैम का सिलेक्शन नायब तहसीलदार की पोस्ट पर हुआ है। तो आज के इस वीडियो में पूरा वीडियो फोकस होने वाला है कि आप एज अ न्यू एस्पिरेंट, यानी कि अभी आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं पीसीएस की। आपने अभी तक इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी आता है कि एज अ बिगिनर हम किस तरीके से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। तो मैम से आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर पूरा चर्चा करने वाले हैं। क्या पूरा रोड मैप होना चाहिए आपकी पूरी तैयारी का, प्री से लेकर पूरा मेंस तक का, शुरुआत में किस तरीके से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलते रहे। मैम, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। मैम, थोड़ा हम आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। सर जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा रही है वो यूपी बोर्ड से ही रही है। जैसे कि मैं अगर परसेंटेज की बात करती हूँ तो टेंथ में मेरे रहे थे 88%। फिर उसके बाद थोड़ा सा मेरा ग्राफ गिरा था। इंटर में रहे थे मेरे 78%। और बीएससी फिर मैंने जेडबीसी से की थी, जिसमें 61% रहे थे। फिर उसके बाद 2021 में मैंने डीएलएड किया था, जिसे हम बीटीसी नाम से भी जानते हैं। तो पीसीएस की जर्नी में कैसे आना हुआ आपका, क्योंकि आप तो बीएससी कर रहे हैं तो उसका फील्ड थोड़ा अलग होता है, तो इसमें कैसे आना हुआ। सर मेरे पापा का सपना था कि, चूँकि मेरे पापा लेखपाल हैं, तो उनका सपना था कि वो तहसील प्रशासन में ही बड़ी अधिकारी मैं बन के जाऊँ। लेकिन शुरुआत में मुझे काफ़ी ये मन में शंका रहती है कि हम उस लेवल के नहीं हैं, पीसीएस लेवल के। तो फिर पापा का ये एक रहा था कि आप पीसीएस का फॉर्म भरिए, मतलब पीसीएस एग्ज़ाम में बैठिए। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर के फिर मैंने अलीगढ़ में सीएसएम जो संस्था है एक, वहाँ फिर मैं जुड़ी थी 2021 में। फिर वहीं से सर मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। इसके पहले मतलब और कहीं भी आपका सिलेक्शन हुआ, या फिर यही डायरेक्ट आप पीसीएस की तैयारी कर। सर अभी 2021 में ही हुआ है मेरा एसआई के पद पर, यूपीएसआई में। 20 मार्च को मैंने ट्रेनिंग भी ज्वाइन करी थी, तो 15 दिन के अंतराल पे इसमें सिलेक्शन हो गया, तो सर वहाँ से मेरा रिज़ाइन हो गया। अच्छा मैम, मीडियम का कोई आपको वो नहीं मालूम चला, क्योंकि बहुत सारे जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके मन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि हम हिंदी मीडियम से हैं, यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनका सिलेक्शन ज़्यादा होगा। माध्यम का मुझे ऐसा फ़र्क लगता नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप जिस भी माध्यम को अपनाएं उसी में आप परफेक्शन करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं, हम देखते हैं ना कि हिंदी माध्यम क्या होता है कि आप हिंदी को ही अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। तो वो एक समस्या रहती है, मीन्स के दौरान रहती है ये इस तरह की समस्या। तो मेरा मानना ये है कि आप जिस भी माध्यम में रहें उसी को थोड़ा अच्छे से करने की कोशिश करें, उसकी शब्दावली जो है और उसकी जो भाषा है उस पर अच्छी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करना। बाकी इससे कोई मैटर, मुझे नहीं लगता कोई इससे फ़र्क पड़ेगा। मैम, जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी, यानी कि आपको पीसीएस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो तब आपके मन में क्या क्या क्वेश्चंस आते थे, तो आपने उन क्वेश्चंस का आंसर कैसे ढूंढा। सबसे पहले तो ये लगता है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, कहाँ वो सेलेक्ट होने वाले लोग और कहाँ हम एक सामान्य से कस्बे में रहने वाले लोग। तो एक समस्या रहती है। फिर हम देखते हैं कि बुक लिस्ट को, जैसे कि यूट्यूब पे हम ढूंढना स्टार्ट करते हैं, तो काफ़ी लंबी चौड़ी बुक लिस्ट हमें देखने को मिलती है कि हम इसे कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मेरा जो शुरुआती यही सब तनाव की स्थिति में फिर मैंने सुनिश्चित किया कि मैं एनसीईआरटीज़ को पहले पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, चूँकि 6 से 12 तक की काफ़ी एनसीईआरटीज़ हो जाती हैं। अगर मैं इतनी लंबी चौड़ी बुक लिस्ट को अगर फॉलो कर लेती हूँ एनसीईआरटीज़ में जो है, तो फिर मैं आगे अपनी बुक मंगाऊंगी, वरना मैं यहीं छोड़ दूंगी इस तैयारी को। तो वो फिर मैंने एनसीईआरटी को जब कंप्लीट कर लिया, तब हाँ फिर मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि मैं आगे जो मोटी मोटी बुक रहती हैं मैं उनको पूरा कर पाऊँगी। तो फिर मैंने लक्ष्मीकांत मंगाई, फिर एक एक करके मैं बुक मंगाती गई, एक साथ मैंने नई बुक मंगाई। तो फिर मैंने 3-4 रीडिंग करने के बाद फिर अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। रीडिंग करने के दौरान भी तनाव की स्थिति रहती है, क्योंकि पहली बार हम इतनी मोटी मोटी बुक्स को पढ़ते हैं और काफ़ी नया होता है सिलेबस। तो शुरुआत में वही तनाव की स्थिति रहती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा खुद को वक्त दें। मुझे नहीं लगता कि एक दिन में ही और या फिर एक महीने में ही आप मतलब परफेक्ट हो पाएंगे। तो ये खुद को थोड़ा सा वक्त दें और सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करें।
3-4 रीडिंग करें आराम से, फिर उसके बाद सब आसान लगने लगता है। तो जब आपने शुरुआत में एनसीईआरटी पढ़ी थी तो क्या उसका नोट्स वगैरह या अंडरलाइन करके पढ़ती थी या किस तरीके से, क्योंकि खास रणनीति उसकी क्या होती थी, 6 से लेकर 12 तक आप पूरा सारी बुक्स सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ती थी? हाँ हाँ, मैं सारे सब्जेक्ट की पढ़ी मैंने। तो शुरुआत में तो कोई मतलब पेन पेंसिल नहीं ऐसे मैंने ली। तो शुरुआत में ये रहता है मैं इसे पढ़ पाऊँगी या नहीं पढ़ पाऊँगी, ये एक मन में शंका रहती है। तो फिर जब मैंने एक बार वो कंप्लीट कर ली तो फिर मैंने दोबारा उनका रिवीजन करना शुरू किया। तब फिर मैं उसको अंडरलाइंस करके ऐसे मतलब देखती थी जो भी इम्पोर्टेंस मुझे लगते थे, जैसे कि जो यूपीएससी के पेपर में भी आ चुके हैं जो सवाल, तो फिर मैं उन्हें भी देखती थी। और ये मतलब ये रहता है। अच्छा मैम, कुछ लोगों का होता है कि पहले प्री कर लें और कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं कि पहले मेंस कर लें। तो आप कैसे मतलब इसको डिवाइड करेंगे कि पहले प्री की तैयारी करें या फिर मेंस की, किस तरीके से होना चाहिए? जैसे सर मैं शुरू से अगर बताऊं तो जो 2021 का मेरा पहला प्रयास था, तो मैंने प्रीलिम्स तक कोई मेंस की तैयारी नहीं करी। चूँकि एक मन में रहता है डर कि पहला अटेम्प्ट है, होगा या नहीं, प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा। तो फिर जब मेरा प्रीलिम्स हो गया तो हमें कम से कम कोरोना की वजह से, चूँकि वो हट भी गया था, तो 5 महीने का हमें कम से कम वक्त मिला था मेंस के लिए। तो उसी दौरान मैंने मेंस की तैयारी की थी, लेकिन प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पाई थी। और कुछ भी कह लीजिए, कुछ परिस्थितियाँ रही थी कि हाँ मैं प्रैक्टिस उतनी अच्छे से नहीं कर पाई और मतलब परफेक्शन भी नहीं ला पाई अपने आंसर्स में। तो उस हिसाब से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया। दूसरे अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स तक मैंने मेंस की तैयारी नहीं की। फिर उस जो 3 महीने का मुझे वक्त मिला, वहीं पर मैंने सिलेबस के हिसाब से अपनी नोट्स मेकिंग करी। और डेली हमने 6 घंटे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी। तो काफ़ी बिजी शेड्यूल रहा था मेरा दूसरे अटेम्प्ट में। वो 13-14 घंटे वो रह जाता है। तो उस हिसाब से फिर मैंने प्रीलिम्स के बाद ही मेंस की तैयारी की थी इस बार भी। तो जैसे कि अब आपको काफ़ी अनुभव हो चुका है, तो अब आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे कि मतलब पहले प्री की तैयारी कर लें, प्री का एग्जाम दे दें, उसके बाद जो 2-3 महीने का टाइम बचता है तभी मेंस दें, या किस तरीके? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो गलती मैंने की, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। और मेरे साथ ये भी एक फ़ायदा रहा था कि पहले प्रयास का अनुभव भी मेरे साथ था, तो उसका दूसरे प्रयास में मेरे में थोड़ा सा रहा था फ़ायदा। लेकिन आप ऐसी गलती ना करें, और मुझे लगता है कि सभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालें। तो उसके लिए प्रीलिम्स से पहले ही मतलब प्रीलिम्स देने से पहले ही हमारी मेंस का कम से कम सिलेबस को हम अच्छे से जान लें और अपनी नोट्स मेकिंग कर लें। तो फिर उस हिसाब से हमें प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग करने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, जो कि मुझे आई थी पहले में भी और दूसरे में भी आई थी, दोनों प्रयासों में। मैम, जैसे कि मान लीजिए प्री का नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि प्री और मेंस का तो अलग अलग टाइप का नोट्स होता है, हाँ तो हाँ जब हाँ। हम खासकर प्री के लिए नोट्स बना रहे हो तो उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि बुक तो बहुत मोटी होती है और हमें प्री का जब बनाए तो बहुत शॉर्ट में बनाना होता है, तो क्या चीज़ें ध्यान में रखें? सबसे पहले तो हम देखें कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं। तो हमें पता चल जाता है कि वो किस पार्ट से आ रहे हैं और हमें क्या क्या इसमें अपने नोट्स में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो जब हम उसे देख लेते हैं, उसके पैटर्न को हम समझ लेते हैं, तो फिर उसके बाद मुझे लगता है 3-4 रीडिंग जब आप कर लेते हैं किसी बुक की, तो स्वतः ही एक आने लगती है कि हाँ ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और ये नहीं है। तो थोड़ा सा खुद को समय दें, बुक पढ़ें, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने की क्षमता अपने आप ही विकसित हो जाती है। सर, मैम, जैसे कि प्री का मॉक टेस्ट वगैरह भी देना जरूरी होता है एग्जाम के पहले, दें तो कितना दिन पहले मतलब इसको देना चाहिए? दोस्तों, हमारे साथ ऐसे बहुत सारे छात्र जुड़े जो कि यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करते हैं, लेकिन उनके आसपास कोई भी बुक्स की दुकान ना होने के कारण वो अपनी बुक्स को नहीं मंगा पाते। तो इसी का सोल्यूशन आज हम आप सभी लोग के लिए लेकर आए हैं। तो आप सभी लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर बहुत सारी बुक्स आपको यूपीएससी और पीसीएस की दिख रही होंगी, जो कि स्टैंडर्ड बुक्स हैं, टॉपर्स आप सभी लोग को सजेस्ट करते हैं। जैसे पॉलिटी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, आप इन सभी बुक्स को किसी भी लैंग्वेज में मंगाना चाहते हैं, चाहे हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में आप मंगाना चाहते हैं, तो अभी अमेजॉन पर लगभग 45% तक का डिस्काउंट भी इन सभी बुक्स पर चल रहा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को लिंक दिया गया, वहां से जाकर वहां से परचेज कर सकते हैं। मैम, जैसे कि प्री का मॉक टेस्ट वगैरह भी देना जरूरी होता है एग्जाम के पहले, दें तो कितना दिन पहले मतलब इसको देना चाहिए? वो कम से कम 5-6, जैसे हम देते थे सीएसएम अलीगढ़ में, तो हफ्ते में 2 उनके टेस्ट रहते थे, संडे को और वेडनेसडे को। तो ये कम से कम 5-6 महीने का हमारा मेरा जो रहा था, तो ये मैंने तो दिए थे। अब मैं गिनती नहीं कर पा रही हूँ कि कितने हो गए होंगे, लेकिन हफ्ते में 2 दिन और 5-6 महीने तो काफ़ी टेस्ट हो जाते हैं। मॉक टेस्ट से एक फ़ायदा ये रहता है कि हमें अपनी कमज़ोर जो हमारा पार्ट रहता है, हमें उसे पहचानने का अवसर मिलता है। और एक यूपीपीसीएस में एक ये रहता है कि हम मतलब गैस वर्क जो रहता है हमारा, उसको भी हमें अपने विकसित करने का अवसर हमें मिलता है।
और जैसे कि कोई सवाल हम पे नहीं आ रहा मॉक टेस्ट में, तो फिर हम उसको अपने नोट्स में समाहित कर लेते हैं, जिसके बाद वो सवाल अगर पेपर में आ जाता है तो फिर हम उसको गलत नहीं कर पाते। तो ये मॉक टेस्ट का मुझे इसमें काफ़ी अहम योगदान लगता है। मैम यहाँ पर जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं प्री की बात करें तो मतलब आप कोई मंथली मैगजीन फॉलो करती थी या फिर न्यूज़पेपर वगैरह कुछ पढ़ती थी इस तरीके से? न्यूज़पेपर तो नहीं, जैसे पहले प्रयास में मैंने मंथली करंट अपनी फॉलो करी थी। दूसरे प्रयास में मैं नहीं कर पाई थी एसआई के कारण, तो फिर लास्ट में जो आती है घटना चक्र की एक करंट आती है पूरे वर्ष की, तो फिर वो मैंने फॉलो करी थी। तो उसी से मुझे लगता है मेरा तो हो गया था। बाकी आप ये गलती ना करें मंथली को ज़्यादा प्राथमिकता दें, और मैं तो कहूँगी जो डेली यूट्यूब चैनल जो हैं उनसे आप करंट को समझने की कोशिश करें। तो आखिरी में जाके बर्डन पड़ जाता हूँ। हाँ, वो एक समस्या रहती है, क्योंकि सारी चीज़ें नई-नई रहती हैं कि हम किस तरह से, और जो पहला है जिनका प्रयास रहता है, तो वो इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें। मतलब थोड़ा-सा मतलब पूरा पैटर्न समझ के उसको अच्छे से फ़ॉलो करें। और यूपी स्पेशल जो क्वेश्चंस आते हैं खासकर प्री की बात करें तो इनमें क्या चीज़ें आप करती थी, कहाँ से इसकी तैयारी करती थी? सर वो एक परीक्षावाड़ी करके बुक आती है, तो हाँ, उसी से मुझे लगता है हो जाता है वो यूपी स्पेशल का। उसमें कोई समस्या आती नहीं है। और जो सीसेट का पार्ट होता है तो सीसेट के लिए आप क्या क्या चीज़ें करती थी? सर सी सेट के लिए मैंने नहीं ऐसा कोई पढ़ा, चूँकि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, और मतलब मैंने जब मैं डीएलएड कर रही थी तो उस वक्त पे मैंने अपना मैथ का जो कंपटीशन लेवल का जो मैथ होता है वो मैंने कवर कर लिया था यूट्यूब के माध्यम से। तो मैथ और सी सेट में मुझे कम कोई समस्या आई नहीं, और मतलब मैं पढ़ के नहीं जाती सी सेट का लेकिन जिनका सी सेट कमज़ोर है वो मेरी बात ना सुने और अपनी तैयारी अपने, कर। हाँ बिल्कुल, अपनी तैयारी करते रहे। मैं बार बार कहती हूँ कि अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए, दूसरों को ब्लाइंडली फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेंस की बात करें तो मेंस के लिए जब आप अपनी तैयारी करती थी तो मतलब क्या नोट्स वगैरह उसके लिए बनाती थी, तो किन चीज़ों का ध्यान आप रखती थी? पहले तो हम वही प्रीवियस ईयर जो हमारा पेपर रहते हैं उनको हम देखते हैं। बाकी मेंस के लिए जो रहता है आंसर राइटिंग में डेटा का काफ़ी महत्व रहता है, तो जो विज़न के 365 आते हैं तो वो मैंने फॉलो किए थे, और उसके अपने मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो भी डेटा उनमें जो भी रहा था उससे काफ़ी मुझे वैल्यू एडिंग में काफ़ी मदद मिली मुझे आंसर राइटिंग में। जो कि पहले प्रयास में मेरी ये कमी रही थी कि विजन्स 365 में नहीं पढ़ पाई थी, तो उस कारण से यही नोट्स बनाने में रहता है मेंस का। और बाकी एक घटना चक्र की एक आती है, मेंस की बुकलेट्स आती हैं चारों जीएस की, तो वो हमें अच्छे से पढ़नी होती हैं, जो चूँकि उसमें सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट दे रखा होता है, तो उसे अच्छे से पढ़ें। और बाकी उसका भी अगर नोट्स बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें भी डेटा और डेफिनेशंस वगैरह जो होती हैं तो उनको अच्छे से लिख लें अपने पास। तो प्री के लिए जब आप तैयारी कर रही थी तो क्या मतलब पूर्वावलोकन वगैरह भी आपने किया था? हाँ हाँ, वही घटना चक्र के पूर्वावलोकन वो मैंने किए थे, और उनके नोट्स भी मैंने बनाए थे। जैसे कि मैं बताऊँ, मेरे पास ज्योग्राफी की कोई बुक नहीं है मैंने जैसे एटलस जो है हाँ। वहाँ से मैंने मैपिंग को ज़्यादा वो दिया था महत्व, और जो पूर्वावलोकन है उसके क्वेश्चंस, और जो भी उसमें दे रखा होता है, जो भी मुझे लगता था कि ये पॉइंट अच्छे हैं, तो उसके मैंने नोट्स बना लिए अपने। तो और जैसे इकोनॉमिक्स की भी मेरे पास कोई बुक नहीं है वो भी मैंने पूर्वावलोकन से करी, उसके भी मेरे पास नोट्स हैं। और जो भी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में रहता है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और पूर्वावलोकन, यही मेरे वो रहे थे, तो पूर्वावलोकन का काफ़ी रोल रहा है मेरी सफलता में। जैसे बहुत सारे छात्र जो खासकर हिंदी मीडियम के हैं जो अभी नई नई तैयारी अपना स्टार्ट करना चाहते हैं वो बुक को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप पेपर वाइज बुक बताइए जैसे मेंस के हिसाब से या कौन कौन सी आपने बुक्स पढ़ी थी पेपर वाइज, क्या क्या पढ़ा? सर मेंस के लिए जैसे कि ऐसे के लिए एक आती है आईएएस गंगा सिंह की, शायद वो बुक है, एक हाँ। ब्लू कलर की आती है, तो वो एक ऐसे के लिए काफ़ी उसमें मैं मतलब रोल रहता है उसका, चूँकि उसमें कोटेशन वगैरह मिल जाती है हमें, उसमें थॉट्स हमें मिल जाते हैं, तो वो उसमें काफ़ी अच्छा लिखा है हुआ है। और हिंदी के लिए आदित्य की एक बुक आदित्य आती है, पब्लिकेशन। आदित्य पब्लिकेशन की, तो वो काफ़ी सही है। और बाकी लेटर्स वगैरह जो होते हैं वो मैंने गूगल से देख के, और आदित्य पब्लिकेशन की ही बुक आती है एक लेटर्स को लेके भी, हिंदी पेपर में, तो वो काफ़ी सही है। और जीएस के लिए हम देखते हैं तो घटना चक्र की एक बुकलेट्स आती हैं चारों जीएस की, तो मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी, और उसमें सिलेबस पूरा कवर किया हुआ है,
और जैसे ऑप्शनल के लिए हम बात करते हैं तो मेरे पास बुक नहीं है उसकी ऑप्शनल की। मैंने यूट्यूब के माध्यम से, और जैसे कि कुंजलता जो अभी हाल ही में डिप्टी एसपी हुई हैं, और गोपाल शर्मा एसडीएम रहे हमारे अलीगढ़ के ही, तो उनके नोट्स जो हैं वो मैंने फॉलो किए थे। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं उनके, हिंदी माध्यम में ही। तो ये इन्हीं से मेरा ये मेंस कवर हो गया था। और स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह आपने क्या पढ़ी थी, मतलब कौन कौन सी सर पढ़ी? वो स्टैंडर्ड बुक्स जो कि हम प्रीलिम्स के टाइम पे ही पढ़ लेते क्या हैं, क्या चीज़ें आपने जैसे पढ़ी? कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और इस मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। एंशियंट और मिडाइवल के लिए मैंने बुक नहीं पढ़ी, वो लूसेंट जो आती है एक पतली सी, उसी को मैंने पूरी शुरू से लेके एंड तक मैंने अच्छे से पढ़ लिया। तो एंशियंट और मिडिवल मेरे उसी से कवर हो गए। और ज्योग्राफी के लिए मैंने बताया कि कोई बुक नहीं है मेरे पास। एटलस, यूट्यूब और मैपिंग। मैपिंग मैंने काफ़ी की थी प्रीलिम्स के टाइम पे भी। और इकोनॉमिक्स के लिए पूर्वावलोकन और आर्थिक सर्वेक्षण और जो बजट आते रहते हैं हमारे वार्षिक रूप से, तो वो मैंने कवर किए थे। यूपी स्पेशल के लिए परीक्षावाड़ी की बुक, और साइंस के लिए पूर्वावलोकन और लूसेंट, और एनवायरनमेंट के लिए हाँ वही पूर्वावलोकन। यही मेरी बुक लिस्ट और है। एथिक्स वगैरह के लिए क्या चीज़ें आपने पढ़ी? सर वो मेंस में एथिक्स जो रहता है, तो उसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल को फॉलो किया था। मैं असल में उसका नाम याद नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो यूट्यूब चैनल से काफ़ी, मतलब उन्होंने अपने हैंड रिटन नोट्स उन्होंने, हाँ, स्टडी विद धर्मेंद्र जाखड़ सर जो हैं, हाँ, तो उनकी मैंने नोट्स फॉलो किए थे। और जो उनके नोट्स दे रखे हैं वो मैंने अपने ही मतलब उनको जो कहते हो मैंने अपने नोट्स में उतार लिया। और जो एग्जाम्पल्स रहते हैं, मतलब न्यूज़पेपर में हम देखते हैं, और यूट्यूब की मदद से हमें काफ़ी मिल जाते हैं। और जैसे एक चैनल है यूपीएससी हिंदी करके, तो वहाँ लोगों ने मुझे वो प्रोवाइड करवाए थे एग्जाम्पल। तो एथिक्स के लिए यही एक रहता है कि एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से डालें, और एग्जाम्पल्स ही मुझे लगता है मतलब एथिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह भी आप करती थी, जैसे कहीं कोचिंग में मॉक वगैरह? हाँ हाँ, वो मैंने जैसे दृष्टि आईएएस में मैंने ज्वाइन की थी 2 महीने के लिए। जैसे हम जो प्रीलिम्स जिन्होंने पास किया था वो उन्हीं के लिए सुविधा थी। काफ़ी सस्ते में हमें मॉक टेस्ट वहाँ पे प्रोवाइड हो गए थे। तो 2 महीने के लिए मैंने वहाँ ज्वाइन की थी। 6-6 घंटे हम वहाँ पे आंसर राइटिंग करते थे। तो उसका भी काफ़ी रोल रहता है। वो लोग चेकिंग करके मतलब हमें कमियों को हमें बताते हैं कि आप यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है। तो मॉक टेस्ट काफ़ी काफ़ी रोल रहता है। पहले प्रयास में चूँकि मैंने वो मॉक टेस्ट कम दिए थे, तो उस हिसाब से मेरा मार्किंग थोड़ी सही नहीं हुई थी। जैसे कि आप इंटरव्यू दे के आए, इंटरव्यू का तो काफ़ी आपका अनुभव रहा, तो आप वो मतलब एज ए एस्पिरेंट बताइए नए एस्पिरेंट को कि मतलब आप जब तैयारी करें तो उन कमियों को अपने दूर करें ताकि इंटरव्यू में जाकर मतलब वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। सर मुझे लगता है कि जब से हम प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करते हैं तभी से हमारी इंटरव्यू की तैयारी भी शुरू हो जाती है। तो ज़रूरी हो जाता है कि हमने विचारों में हम अपने में शुद्धता लाएं। जैसे कि बाहरी दुनिया से हम ज़्यादा मतलब रहता नहीं है वहाँ पर। तो अपने विचारों में शुद्धता लाएं और थोड़ा एटीट्यूड अपना विकसित करें कि हाँ हम अधिकारी हैं शुरू से। और अपने जो भी बैकग्राउंड रहता है, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड शुरू से लेकर, और जो भी ऑप्शनल वगैरह जो रहते हैं, तो उन पर शुरू से अपनी पकड़ बना के रखें, क्योंकि इंटरव्यू में काफ़ी से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और बाकी अपना एटीट्यूड ही वहाँ पर ज़्यादा मायने रखता है। आप थोड़ा सा कम बताते हैं उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपना जो आपकी एटीट्यूड है वो सकारात्मक होना चाहिए। हर चीज़ में आपको पॉजिटिव देखने की क्षमता होनी चाहिए। मैम, हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं जो कि अभी नई तैयारी करना चाहते हैं, आप हो सकता है कुछ लोग कर भी रहे हो, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा? हाँ, अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए, और दूसरों को ब्लाइंडली फॉलो ना करें बिल्कुल भी, और मुझे भी ना करें। और बिल्कुल लगातार लगे रहिए, और सोशल मीडिया से कम लगें तो ही ज़्यादा सही है। सफलता चूँकि एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।